हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि सेमेस्टर 2 में हो सकता है आपका, या फिर 1 में, दोनों में एप्लीकेबल है। कोई दिक्कत नहीं हो तो समझ गए हो आप लोग। तो सिक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो है डिस्कस करने वाला है, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन शॉट के अंदर अंदर। एंड इसके नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैंने काफी सारे सेक और वैक के सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाई हैं, नोट्स प्रोवाइड करी हैं, जो कि काफी हेल्पफुल रहा है। आप लोगों का कमेंट्स और देख करके बहुत सही लगा मुझे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने क्लास के ग्रुप्स में, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ, तो वहां पे आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि अब तक मैंने कितने से एंड वर्क के बनाए हैं वीडियोस, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना वहां पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, बिकॉज मैं कोई भी स्टार्ट करता हूँ तो पर पूरा सिलेबस कवर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे से कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो सिलेबस है, उसमें यूनिट 1 में आपको थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। फिर मीनिंग क्या है उसका, कम्युनिकेशन का मीनिंग, फीचर, यूजेज, साइकिल, फीडबैक, एडवांटेज, ये सब पढ़ना है। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। फिर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में आएगा लिसनिंग स्किल्स, नेटिक्वेट्स, ऑडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यूनिट 3 में स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड चीजें होंगी, और यूनिट 4 में रीडिंग स्किल्स। एंड लास्ट यूनिट जो होगा यूनिट 5, उसमें राइटिंग स्किल्स होंगी और उससे रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए, कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। सबको पता है कि कितना जरूरी है आजकल के टाइम पे, मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हालांकि स्टार्टिंग से बहुत जरूरी रहा है, बट अभी के टाइम पे खासा जरूरत हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो चीजें हैं वो मिस कम्युनिकेशन ज्यादा हो रही है आजकल, तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन आजकल बहुत जरूरत हो गई है, ठीक है। और मतलब कम्युनिकेशन होता क्या है, तो सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। एक दूसरे से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के आसपास में जो भी अपने आइडियाज, थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। Communication. Effective communication plays a vital role in building relationships, understanding others, and accomplishing tasks effectively. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। किसी भी रिलेशनशिप में जो है सबसे बड़ा रोल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। एक दूसरे को समझना और टास्क को अच्छे से करना। अदर देखा जाए तो, अदर सेक्टर्स में देखा जाए तो कम्युनिकेशन का काफी ज्यादा वाइटल रोल है, ठीक है। फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ, कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस एवरीवेयर। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में देखते हैं हम लोग। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो कि स्पोकन के थ्रू आप जो स्पीक करते हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे द मैसेजेस। इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, ईमेल एंड प्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट। ये सब चीजें जो हो गई वो नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज ऑफन कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन एंड कैन कन्वे इमोशंस एंड एटीट्यूड। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे एक्सप्रेशंस जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट, मैं जब चीजें पढ़ूंगा यहाँ पे तो अलग अलग एक्सप्रेशंस बनेंगे मेरे चेहरे पे, तो उससे जो समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से और कन्वे हो पाएगा। अगर मैं इसी तरह जेस्चर्स जो फॉलो करूंगा हाथ को, हालांकि इस वीडियो में मेरे हैंड्स तो भी शो नहीं हो रहे हैं, बट जैसे कि थोड़ा और फुल लेंथ वीडियो होता, तो जैसे कि आप लोग कहीं पे पब्लिक स्पीच देते हो या फिर ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करते हो, तो आप अपने हैंड वगैरह का भी यूज करते हो जेस्चर्स देने के लिए, ठीक है। तो वो सब क्या आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आई कांटेक्ट हो गया, किस टाइप का आपका पोस्चर है, आप अलाइंड हो या फिर स्ट्रेट हो या फिर जैसे भी हो, तो ये सब नॉन वर्बल में आ गया। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस रेफर्स टू कन्वेइंग मैसेज थ्रू विजुअल एड्स सच एज ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड इमेजेस, ठीक है। तो ग्राफ्स के चार्ट जो भी चीजें हैं विजुअली जो दिखा सकते हैं, उसके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स, जैसे कि ईमेल हो गया, मेमो हो गया, रिपोर्ट, लेटर, टेक्स्ट मैसेज, ये सब क्या रिटर्न के फॉर्म में होता है कम्युनिकेशन, तो उसको रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में सिंपल सा है कि the theory of communication encompasses various models and frameworks that help us understand the process of communication. However, how messages are transmitted, received, and the factors that influence the effective communication. ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, तो उसी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या थ्योरीज हैं। तो पहला है सैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि डेवलप्ड बाय क्लॉड सैनॉन एंड वार्नर वीवर, दिस मॉडल इज ऑफन रिफर्ड टू एज ए ट्रांसमिशन मॉडल। इसको हम लोग ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं। दिस मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, नॉइज एंड फीडबैक। According to this model, communication is a linear process where sender encodes a message and transmits it to a channel through a receiver.
तो समझ लीजिएगा कि जो सैनॉन वीवर मॉडल है इसको ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं। और इसमें क्या एलिमेंट्स है, पहला है सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर चैनल है, फिर रिसीवर है, नॉइज है एंड लास्टली फीडबैक है। तो एक लीनियर प्रोसेस फॉलो करता है ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एक सेंडर जो होता है वो मैसेज को इनकोड करता है, फिर ट्रांसमिट करता है एक चैनल के थ्रू जो कि रिसीवर के पास जाता है विथ नॉइज पोटेंशियली इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन। और वो जाता है रिसीवर के पास, तो जाते वक्त कुछ नॉइज को भी लेके जाता है एंड फिर वहां से क्या होता है, फीडबैक आता है रिसीवर के एंड से एंड फीडबैक अलाउज द सेंडर टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। ठीक है, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन हो गया जहां पे कोई सेंडर है वो मैसेज को इनकोड करके भेज रहा है किसी चैनल के थ्रू एंड वो चैनल जो है आपको कोई नॉइज को भी कैरी करते हुए अपने साथ ले जा रहा है रिसीवर के पास एंड फिर रिसीवर जो है अपना फीडबैक देख रहा है, तब फिर वहां पे कंफर्मेशन मिल रहा है सेंडर को कि ठीक है मैसेज पहुंचा है, कैसे पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये जो मॉडल था ये सैनॉन वीवर मॉडल था। ठीक है, अब आते हैं बर्लोज SMCR मॉडल डेवलप्ड बाय डेविड बर्लो। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स अपॉन द सैनॉन वीवर मॉडल एंड इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स: source, message, channel, receiver, SMCR, source, message, channel, receiver. So the model emphasizes the importance of source ability to encode the message effectively. तो यहाँ पे जो जोर दिया जा रहा है कि जो सोर्स है जो मैसेज को इनकोड करेगा उसके इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। फिर द मैसेज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड द रिसीवर्स एबिलिटी टू डिकोड द मैसेज एक्यूरेटली। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जहाँ पे डिपेंड करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला कि जो सोर्स है वो इफेक्टिव कर रहा है कि नहीं, जो मैसेज का कंटेंट और स्ट्रक्चर है वो सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, कैसा कम्युनिकेशन मोड चूज कर रहे हैं, कैसा चैनल चूज कर रहे हैं एंड फिर रिसीवर कितना एक्यूरेटली उसको इंटरप्रेट करके डिकोड कर पा रहा है। तो वो सारी चीजें आ गई इस वाले में। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स हो गए, और भी एक दो मॉडल्स है बट उतना हमें ज्यादा नहीं देखना है इसमें, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो आगे बढ़ते हैं, मीनिंग जानते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज थ्रू वेरियस चैनल्स। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, सेंडर और रिसीवर होता है, मतलब जो सेंड करता है मैसेज को सेंडर बोलते हैं और जो मैसेज रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, मैसेज क्या होता है? द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है वो मैसेज हो गया। ठीक है, ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल लो। ठीक है, मीडियम क्या होता है? द मीन्स बाय विच मैसेज इज कन्वेड सच एज वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल। तो ये हो गया मीडियम, कि किस मीन्स के थ्रू जो है मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है? द सेंडर इनकोड्स द मैसेज इनटू फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर, द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। क्लियर है? फीडबैक होता है द रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम रिसीवर्स टू द सेंडर्स मैसेज व्हिच हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मुझे कोई मैसेज आता है हाय, तो मैं उसका रिप्लाई हेलो करता हूं अगर, या फिर हाय रिप्लाई करूंगा, तो फिर ये क्या एक फीडबैक हो गया। यहाँ पे फीडबैक को समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ से समझ में आया कि हाँ मेरे पास वो मैसेज पहुंचा एंड मैंने उसका सही इंटरप्रिटेशन करके उसे रिप्लाई किया, मतलब फीडबैक हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। The situation, environment or circumstance in which communication takes place influencing its meaning and interpretation। कई बार चीजें जो है अलग कॉन्टेक्स्ट में कही जाती हैं और कुछ लोग अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है मिसकम्युनिकेशन कई बार कर जाता है। ठीक है, तो सही कॉन्टेक्स्ट, सही सिचुएशन और सही इन्वायरमेंट में सही चीजें कम्युनिकेट की जाए तो मतलब कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या यूजेस हैं? बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। पहला है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए ही तो बनाएगी, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो सके, इसलिए कम्युनिकेशन का ये हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड थॉट्स। तो कम्युनिकेशन के हेल्प से अपने आइडियाज एंड थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन प्ले वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग इंटरपर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड रीचिंग कॉन्सिस। ठीक है, फिफ्थ है परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। ये सब आसान है, आई डोंट थिंक इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं साइकिल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या साइकिल है कम्युनिकेशन का, ये देख लेते हैं। पहला कि सेंडर जो है मैसेज को इनकोड करता है, दूसरा मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है एक मीडियम के थ्रू, फिर रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड करके फीडबैक प्रोवाइड करता है एंड यही प्रोसेस रिपीट होते चला जाता है। तो ये 5 प्रोसेस 5 लाइन्स है, इनको याद रख लेना। ठीक है,
अब आता है फीडबैक कम्युनिकेशन। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और द रिएक्शन रिसीव्ड बाय सेंडर फ्रॉम द रिसीवर। इट हेल्प इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंश्योर्स दैट द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड एज इंटेंडेड। फीडबैक कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। क्लियर समझ में आ रहा होगा कि फीडबैक क्या होता है। रिस्पॉन्स होता है, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसके रिस्पॉन्स जो है वो एक फीडबैक है। इससे ये पता चलता है कि कितने इफेक्टिवली आपके मैसेज को समझा गया है सामने वाला द्वारा, ठीक है। तो वो उसका काम है फीडबैक का, ठीक है। फीडबैक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? पहला है कि इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन हेल्प इन कन्वेइंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। सेकंड है कोलाबोरेशन एंड कोऑपरेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर्स द टीम वर्क, कोलाबोरेशन एंड कोऑपरेशन लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो कोलाबोरेशन भी सही तरीके से होगा, कोऑपरेट करके मतलब एक इफेक्टिवली एक टीम वर्क जो है बहुत अच्छा हो जाएगा कम्युनिकेशन सही है तो। थर्ड है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना है आइदर पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, तो एक गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करना होगा, ठीक है। और वही इसका एडवांटेज है कि अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। फोर्थ है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अब जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कॉन्फिडेंटली एंड एंगेज विद द अदर्स इफेक्टिवली। अब जैसे कि अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आप अपने पर्सनल लाइफ में जो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ काफी अचीव कर पाओगे। क्योंकि आप अपने एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को सही तरीके से अगर एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मतलब आपका काम हर जगह बन जाएगा, ठीक है। और उससे आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर में पहला तो बैरियर होता है लैंग्वेज का। डिफरेंस इन लैंग्वेज, डायलेक्ट्स और जार्गन में हिंडर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा है कि अब जैसे कि मैं अगर नॉर्थ से हूँ और मुझे मेरे साथ के कुछ दोस्त, मतलब कुछ कॉलेज में जो अगर लोग हैं, तो उनसे मेरा कम्युनिकेशन में एक बैरियर बना हुआ है, क्योंकि उन्हें उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, तो हमारे बीच में थोड़ा सा बैरियर बन सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन उतना स्मूथ नहीं हो सकता है अगर आइदर कोई सेम लैंग्वेज ना हो हमारे बीच कम्युनिकेशन का, तो ठीक है। या फिर बहुत सारे जार्गन होते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कोई कर रहा है और मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ और बोला, उसने कुछ और समझ लिया, उसे पता नहीं था, तो हो गया मिसकम्युनिकेशन। तो ये बैरियर हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ये है कि डिस्टेंस हो गया, नॉइज हो गया, पुअर एक्यूस्टिक्स और विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन कैन डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मैं माइक से बोल रहा हूँ यहाँ पे, और अगर ये माइक सही से काम नहीं करे तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? फिर तो वीडियो में साउंड ही नहीं होगा। या फिर बहुत ज्यादा नॉइज आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब फिजिकल बैरियर्स हैं। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स में आता है आपका इमोशंस, बायसेस, प्रिजुडाइसेस और पर्सनल इश्यूज में इफेक्ट द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। अब कई बार लोग इमोशनल होकर के, या फिर समझ सकते हो आप जो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इमोशनल बैरियर जो होता है कई बार इमोशंस के कारण जो है डेवलप, मतलब एक कम्युनिकेशन में लैक कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। कल्चरल बैरियर, डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर है, बहुत सारे कल्चर है हमारे इंडिया में ही बात कर ली जाए तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पे भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है अगर सही से नहीं समझा जाए तो, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन, इनअटेंटिवनेस, डिस्ट्रैक्शन और मल्टीटास्किंग कैन इम्पेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मैं 4 जगह ध्यान लगा रहा हूँ, तो वहां पे है कि डिवाइड हो रहा है मेरा पोटेंशियल, तो मैं हो सके कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां ना कर पाऊँ। कुछ रिप्लाई करना है कुछ और, मैं रिप्लाई कुछ और कर दूं। जैसे कि मैं 5 लोगों से एक साथ चैट करूंगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी को कुछ और रिप्लाई करना है तो किसी को कुछ और रिप्लाई हो जाएगा, तो एक कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग करते वक्त इनकम ये है, या फिर लैक ऑफ अटेंशन होने के कारण आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, एजम्पशन एंड प्रीकंसीव्ड नोशंस में लीड टू मिसकम्युनिकेशन। पहले से ही मैंने कुछ अपने दिमाग में अलग थॉट बना रखा है, किसी को पहले से ही जज कर रखा है मैंने, तो वो कुछ भी बोलेगा तो मैं उसको उसी टाइप से लूंगा जैसे कि मैंने पहले से उसके रिगार्डिंग अपना बना रखा है, एक मतलब बोलते हैं ना परसेप्शन बना रखा है वो। तो ये सब चीजें जो है मिसकम्युनिकेशन का कारण बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 C's प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला सी है क्लैरिटी, मतलब कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली एंड कंसाइजली, अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन। आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, आप क्लियरली मैसेज को कन्वे करो, बिल्कुल कंसाइजली, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं रखना है, कंसाइज रखना है और क्लियर रखना है, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट सी जो होता है कॉन्सियसनेस, ठीक है।
एक्सप्रेस आइडियाज सक्शनेटली यूजिंग फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, मतलब बहुत कंसाइज रखना है आपको। कंसाइज का मतलब शॉर्ट रखना है, बिल्कुल ज्यादा उसको लेंदी नहीं रखना है। थर्ड है कंप्लीटनेस। अब ये नहीं कि शॉर्ट रखना है तो आधी बात बोलेंगे, आपको कंप्लीटनेस रखना है उसमें। इंश्योर दैट द मैसेज इज कंप्लीट प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फोर्थ है करेक्टनेस, यूज एक्यूरेट ग्रामर, वोकैबुलरी एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एंड फिफ्थ है कर्टसी, मतलब बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। सिक्स है कंसिडरेशन, टेक इनटू द अकाउंट नीड्स, इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द रिसीवर, मतलब कंसीडर करना है लोगों के इंटरेस्ट को, उनकी नीड को समझ के ही आपको बोलना है। ये नहीं कि उनकी आप कुछ समझ नहीं रहे हो, अपना ही कहानी कहते जा रहे हो। लोगों को समझना भी आना चाहिए, कंसीडर करना भी आना चाहिए आपको। कंक्रीटनेस, यूज स्पेसिफिक डिटेल्स, एग्जांपल्स एंड विविड लैंग्वेज टू मेक द मैसेज मोर टेंजिबल एंड रिलेटेबल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स का यूज कर सकते हो, कुछ डिटेलिंग ऐड कर सकते हो मैसेज में अपने, ठीक है, जिससे कि कंक्रीटनेस होगा, सॉलिड होगा मैसेज। तो ये 7 चीजें याद कर लेना बिल्कुल। अब आते हैं लिसनिंग स्किल्स पे। लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत जरूरी है लिसनिंग स्किल्स। अगर आप किसी को सुन नहीं रहे हो, सिर्फ बोलते जा रहे हो, तो फिर वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिसनिंग स्किल्स की कुछ टिप्स हैं, उसको ध्यान रखना और आपको याद भी रखना होगा। ये पहला कि गिव योर फुल अटेंशन, आपको फुल अटेंशन देना है। जो भी कोई बोल रहा है बंदा, तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके फुल अटेंशन देना है उसे, और आई कॉन्टेक्ट वगैरह बनाना है, इंटरप्शन वगैरह को अवॉइड करना है। बी पेशेंट, कोई बंदा है जो बोल रहा है तो उसको आपको पेशेंटली सुनना है, उसको अपने थॉट्स को, अपने जो भी वो बोल रहा है उसको बोलने देना है। फिर बाद में जब वो फिनिश कर ले बोलना, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो ये होगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, जैसे बैकग्राउंड नॉइज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आसपास में यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें जो मतलब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है अगर कोई बोल रहा है तो। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग को आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको इसकी आदत हो। बिकॉज कुछ लोगों को आदत ही नहीं होता है सुनने का, वो अपने ही बोलते जाते हैं और उन्हें कोई बोले तो उन्हें पसंद ही नहीं होता है सुनना। या फिर कई लोग सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके बोर हो जाते हैं उन्हें, क्योंकि सुनना नहीं पसंद है उन्हें, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बोर ना हो, इसलिए आपको नॉडिंग करना है, जैसे कि सर हिलाना है। कुछ बोल रहा है वो कोई बंदा स्पीकर, तो आपको एक एक्टिव लिसनिंग का ये देना है कि हाँ आप सुन रहे हो, अच्छी तरह से सुन रहे हो उसे। तो नॉडिंग करना है, मतलब ऐसे सर को हिलाना है। फिर आपको आई सी ऐसे, जो अगर बोलने वाला कुछ पार्ट हो तो आप बोल भी सकते हो, जैसे कि इंटरव्यू कर रहे हैं तो वहां पे, या फिर मतलब सेमिनार हो रहा है तो वहां पे आप नॉडिंग बेसिकली कर सकते हो। वहां पे हाँ हूँ तो ज्यादा नहीं बोल सकते हो, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। बट जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग चीज, जैसे कि दोस्तों से बात कर रहे हो तो वहां पे आप या फिर ऐसे कुछ बोल सकते हो। टीचर्स क्लास में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम तो मैंने यही देखा है कि क्लास में टीचर और प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस में ही देख लो, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस किए होंगे अटेंड कभी ना कभी, तो उन्हें पता होगा टीचर बोलते जाता है, रिस्पॉन्स तो कोई देता नहीं है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का ये है कि आप कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देते चलो, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आप अटेंटिव और इंटरेस्टेड हो। अवॉइड इंटरप्टिंग, बीच में बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। अवॉइड मेकिंग एजम्पशन, अपने से खुद की कोई एजम्पशंस नहीं बना लेनी है। स्पीकर जो बोल रहा है उसको उसके हिसाब से समझना है। प्रैक्टिस इम्पैथी, इम्पैथी को प्रैक्टिस करे, समझने की चीजों को समझने का कोशिश करे, इमोशंस और इसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स रेफर टू द एटिक्वेट्स और मैनर्स फॉर बिहेविंग अप्रोप्रिएटली ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे भी बिहेवियर के कुछ मैनर्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको ध्यान रखना है। पहला कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करे, कोई अब्यूजिव ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज ना करे अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो। बी रेस्पेक्टफुल एंड माइंडफुल ऑफ अदर्स फीलिंग्स एज वेल। बी कंसाइज, आपको कंसाइज रहना है, ऑलवेज ध्यान रखना कंसाइज रहना है। ज्यादा एक्सैगरेट नहीं करना है, चीजों को लेंदी नहीं करना है, ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसना है, कंसाइज शॉर्ट रखना है, ठीक है। रेस्पेक्ट अदर ओपिनियन, ओपन माइंडेड, ध्यान से आपको ये सुनने वाली बातें हैं, समझने वाली, कि आपको ओपन माइंडेड रखना होगा अपने दिमाग को, कंजर्वेटिव नहीं होना होगा। ओपन माइंडेड रहो, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, उनके ओपिनियंस को भी रेस्पेक्ट करो, और एक हेल्दी डिस्कशन करो। ये नहीं कि आर्ग्यूमेंट करने लगे तो जो लिमिट है वही क्रॉस कर जाए, ठीक है। यूज प्रॉपर ग्रामर एंड पंक्चुएशन, जो भी ग्रामर या पंक्चुएशन होते हैं उसको ध्यान से इफेक्टिवली यूज करें, करेक्ट यूज करें। यूज अप्रोप्रिएट टोन एंड इमोजी, तो जैसे कभी कभार होता है कुछ मैसेजेस जो है उसमें इमोजी लगा देना बहुत रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि वो टोन और मूड सेट करता है। अगर मैं किसी को ड्राई टेक्स्ट ऐसे ही करते चला जाऊं बिना इमोजी के, तो वो बहुत फॉर्मल हो जा रहा है। अब दोस्तों से मैं बात कर रहा हूँ और इमोजी ना यूज करूँ तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरह कम्युनिकेशन में ये है कि
इमोजी का हम लोग यूज करते हैं अपने फीलिंग्स को, एक इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, एक प्रॉपर टोन देने के लिए। जैसे कि कुछ इमोजी डायरेक्टली कोई भेजता है तो बहुत अलग स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में, ठीक है, तो उससे एक अलग फीलिंग भी जनरेट होती है। तो इमोजीज का यूज करना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोजी को यूज करो। फॉलो पैटर्न स्पेसिफिक गाइडलाइंस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सॉरी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक गाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होती हैं, उनके अलग अलग गाइडलाइंस है। जैसे कि इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सबकी अलग अलग गाइडलाइंस है। तो वहां पे आप कांटेक्ट कर रहे हो, किसी से चैट कर रहे हो, तो गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो बुक एंड लिसनिंग डिस्कशन। तो देखिए, लिसनिंग टू ऑडियो कैन हेल्प इंजॉयबल एंड इंरिचिंग एक्सपीरियंस। काफी आजकल के टाइम में पॉपुलर ये चीजें हो गई हैं, ऑडियो बुक को लिसन करना। मैं खुद भी ऑडियो बुक सुनता हूँ बराबर। तो इसमें क्या है, कुछ चूज बुक्स वाइज दिया, आपको अपनी पसंद की बुक्स जो है चूज करनी है। जो टॉपिक आपको एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो इंटरेस्ट आपका है, उस टॉपिक को चूज करो, उससे रिलेटेड बुक्स चूज करो। फाइंड ए कंफर्टेबल लिसनिंग इन्वायरमेंट, कोई शांत सी जगह जरूर खोज ले। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ में आप लिसनिंग कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। कोई शांत सी जगह पे जाओ एंड वहां पे बैठ के और ऑडियो बुक को सुनो विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हेडफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हो तो, जिससे कि और आपको फोकस होगा। या फिर अगर हेडफोन्स नहीं भी हैं तो बहुत ज्यादा शांत प्लेस में, एकांत में आप सुनो तो बेटर है। अदरवाइज आपको हेडफोन्स तो रिकमेंडेड ही है इसके लिए, ठीक है। टेक नोट्स, जो भी ऐसा नहीं सुनते गए बुक, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है ना, तो आप बुक्स को सुन रहे हो लेकिन वहां से इंपॉर्टेंट एक कॉपी पेन भी हाथ में रखे रहो और वहां से इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लिया करो। कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स हो गए या फिर कुछ ऐसा बात बोला हो उसमें तो आपको पसंद आ गया हो बहुत ज्यादा, तो आप उसको नोट कर सकते हो कि फॉर फ्यूचर आपको मतलब काम आएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट एक्टिवली, कंट्रीब्यूट टू डिस्कशन बाय शेयरिंग और पर्सपेक्टिव, आस्किंग क्वेश्चन एंड लिसनिंग टू अदर्स, ठीक है। आप जैसे कोई बुक पढ़ लिया तो आप कुछ डिस्कशन भी कर सकते हो उस पर, ठीक है। Reflect on the content. Take time to reflect your ideas and themes presented in the audiobook. Consider how they relate to your own experiences and broader societal issues. ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? इज इंपॉर्टेंट स्किल फॉर रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। जैसे कि आप नोट्स बनाते हो, वही हो गया नोट टेकिंग, ठीक है। बी सिलेक्टिव, आप नोट बना रहे हो तो पहले तो आपको की पॉइंट्स पे फोकस करना है, मेन आइडियाज जो होती हैं उनको फोकस करना है, सारा चीज तुरंत नोट डाउन करना है। तो सिलेक्टिव चीजें नोट डाउन करनी है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो एक्टिव लिसनिंग, उसके हिसाब से की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो, सिलेक्टिव हो जाओ पहले कि क्या चीजें करनी है। यूज एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स, क्योंकि आप नोट डाउन कर रहे हो और कोई बंदा बोल रहा है उसको, तो आप पूरा पूरा फुल फॉर्म तो लिख नहीं सकते क्योंकि आप पीछे रह जाओगे, फिर तो आप नोट सही से कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको एब्रिविएशंस का यूज करना है, सिंबॉलिक ज्यादा आपको यूज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर नोट्स, आपको हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, इस टाइप के चीजों को यूज करके अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। ये नहीं कि कहीं कहीं कुछ भी लिख दिया तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। यूज विजुअल एड्स, जैसे कि चार्ट्स, डायग्राम्स बना करके आप विजुअली उसको अपीलिंग कर सकते हो। रिव्यू एंड समराइज, आफ्टर द लेक्चर, ऑडियो बुक और डिस्कशन, टेक टाइम टू रिव्यू योर नोट्स, समराइज द मेन पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई एनी एरियाज दैट नीड फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। यूज टेक्नोलॉजी, कंसिडर यूजिंग नोट टेकिंग एप्स और डिजिटल। तो आजकल तो आपको नोटबुक पर नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है, काफी नोट टेकिंग एप्स हो चुके हैं। जैसे कि गूगल का ही ऐप है तो बेसिक से सबके फोन में कीप नोट्स जो होता है वो तो होगा ही होगा, तो वहां पे भी नोट्स लिख सकते हो। या फिर और भी बहुत सारे मतलब एडवांस्ड नोट्स टेक्नोलॉजी है, नोट्स वाले एप्स हैं जिसको आप उसमें अच्छे तरीके से नोट्स लिख सकते हो, ग्राफिक्स, चार्ट, सब चीजें ऐड कर सकते हो, वॉइस भी ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत मतलब कस्टमाइज योर नोट्स मेकिंग ऐप है, तो वो भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कस्टमाइज योर स्टाइल, तो ये बताए दिए मैंने, ठीक है। अब आते हैं स्पीकिंग स्किल्स पे। स्पीकिंग स्किल्स में आता है आपका ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब बोलने वाला काम है जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स, यूटिलाइज एड्स सच एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, इमेजेस और वीडियोस टू एनहांस ओरल प्रेजेंटेशन। कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो पावर पॉइंट वगैरह आप से स्लाइड्स बना करके ऐसे करके प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा अपीलिंग होगा वो, ठीक है। ऑडियंस एंड फीडबैक, कंसीडर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर ऑडियंस, अडेप्ट योर प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड कंटेंट अकॉर्डिंगली। आफ्टर द प्रेजेंटेशन सीक फीडबैक, कोई भी आप जाते हो प्रेजेंटेशन देने तो वहां पे क्या करना है आपको, जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके बाद फीडबैक जरूर ले, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने जो बनाया है, प्रेजेंटेशन जो दिया है उसमें क्या कमी रह गई, क्या नहीं है, क्या अच्छा है नहीं है, तो फीडबैक जरूर ले। डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, पे अटेंशन टू योर टोन, वॉइस, पेस एंड बॉडी लैंग्वेज। कहीं भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर कुछ भी बोल रहे हो तो वहां पे आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टोन क्या है वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्पीड से आप बोल रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, कहाँ स्पीड थोड़ा स्लो करना है, कहाँ ज्यादा फास्ट जाना है, ये सब मैटर करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है विद द पब्लिक, ऑडियंस के साथ। जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है, हैंड जेस्चर्स, ठीक है, जिससे कि ज्यादा इंगेजमेंट होगा, लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है।
हैंडलिंग क्वेश्चंस, प्रिपेयर योरसेल्फ टू हैंडल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। अब जहां पे आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो वहां पे आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि आप क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, सामने वाला बंदा कुछ पूछ सकता है आपसे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में आता है आपको सबसे पहला कि ग्रुप डिस्कशन तो बहुत कॉमन है, एंड किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, इंटर्नशिप में जाओगे ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, तो उसको पहले से ही प्रैक्टिस करना आपको जरूरत है, ठीक है। तो कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन में होता क्या, एक टॉपिक दे दिया जाता है, वहां पे ग्रुप डिस्कशन करना होता है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए स्पेसिफिक ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं करना है, सिंपल से ये है कि आपको अपडेटेड रहना है, आपको अपने कल्चर अपने हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली है सोसाइटी रिलेटेड डिस्कशंस पता होनी चाहिए। तो इन ही 3 टॉपिक से कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है, जनरल टॉपिक ही दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन में। और अगर ये आपको मालूम ही नहीं है, अगर आप करंट अफेयर कभी देखते ही नहीं हो, सिर्फ इंस्टा पे रील देख रहे हो और उसमें भी सिर्फ बेकार वाले ही रील देख रहे हो, तो फिर आपको करंट अफेयर कैसे मालूम चलेगा, कैसे किसी टॉपिक के बारे में मालूम चलेगा। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है, वो सबको पता है, बट प्रोडक्टिव चीजों में एक्टिव रहो, कुछ काम की चीजें भी कभी कभी देख लिया करो, ठीक है। तो अपने कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में जरूर जाने, हिस्टोरिकल टॉपिक्स को, हिस्टोरिकल चीजें जो है सब आ गया उसमें, कल्चर और हिस्ट्री में सारे हिस्ट्री ही आ गई, कल्चर आ गया पूरा। तो उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, जो बेसिकली आपने पढ़ा भी हुआ है, 10th 12th तक बहुत चीजें जो पढ़ ली हैं आपने, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज तो है ही है, बट बाकी आप करंट अफेयर्स जो है उसको बराबर देखते रहो, अपने आप को और नॉलेज को मतलब नॉलेज लेते रहो, गेन करते रहो इन चीजों का, तो आपका एक प्रॉपर बन जाएगा ऐसा कि आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी कोई आपको ग्रुप डिस्कशन का आएगा तो आप उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपको नॉलेज रहेगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो पब्लिक स्पीच और एग्जेक्टेम्पोर है, ये आता है, ठीक है। तो पब्लिक स्पीच जो होता है मतलब आप जो कि सामने बहुत पब्लिक होती है, सबके सामने बहुत सारे लोगों के सामने आपको स्पीच देना होता है, उसको पब्लिक स्पीच बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट है। पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व्स दिस डिलीवरी ए प्रिपेयर्ड स्पीच टू इन्फॉर्म, परसुएड और इंस्पायर एन ऑडियंस। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्पीच क्यों देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना हो या फिर किसी को परसुएड करना हो या इंस्पायर करना हो, तो उसके लिए पब्लिक स्पीच दिया जाता है। स्ट्रक्चर योर स्पीच इफेक्टिवली, यूज rhetorical devices एंड employ storytelling techniques to captivate the audience। तो बहुत जरूरी है कि आप स्पीच दे रहे हो तो आपको एक स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, जिससे कि आप ऑडियंस को कैप्टिवेट कर पाओ, उसको एंगेज कर पाओ। एक्सटेम्पोर जो होता है, इसमें क्या होता है, एक्सटेम्पोर स्पीकिंग रेफर्स टू द डिलीवरिंग ए स्पीच स्पॉन्टेनियसली, मतलब विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के अगर कोई स्पीच देना पड़ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। इनहेंस योर एक्सटेम्पोर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स क्विकली एंड डिलीवरिंग कोहेरेंट एंड परसुएसिव आर्गुमेंट्स ऑन द स्पॉट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि आपको सडनली अगर कुछ बोलने को मिल जाए तो आप कितना तैयार हो पहले से। इसके लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि आदत डालनी चाहिए ग्रुप्स वगैरह में डिस्कशन वगैरह करने का, जिससे कि आप और नए नए टॉपिक्स डिस्कवर करने का, ठीक है। नए नए टॉपिक्स इन द सेंस मतलब जो भी आप पार्टिसिपेट करो ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा बोलने का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा आपका। तो यहाँ पे कभी भी कुछ ऐसा टाइम आ गया बोलने के लिए, ठीक है, तो आप तैयार रहोगे पहले से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि अगर क्लास में ही कुछ बोलना है आपको, ठीक है, तो आप इनमें एक्टिव रहो। क्लास में टीचर पूछ रहे हैं तो अगर आपको आता है आप तुरंत बोलो, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप बोलो, कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप वहां पे रिस्पॉन्स करो तुरंत और उसको एक्सप्लेन करो, जिससे कि धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा एंड वहां पे आपको बोलना भी आ जाएगा कि हाँ ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे सडनली कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो आप बोल पाओगे, ठीक है। अब आता है इंटरव्यूज पे। तो इंटरव्यूज में आ गया आपका पर्सनल इंटरव्यू, कन्वेंशनल और पब्लिक, ठीक है। तो इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू में जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपको पर्सनल इंटरव्यू लेती है वहां पे, ठीक है, फॉर द जॉब एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें यही होता है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कॉन्फिडेंटली, आपको अपने स्किल्स, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंसेस ये सब बताना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पूरा देना होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको ओवरऑल जानने के लिए। कन्वर्सेशनल इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे इंटरव्यूज एम्स टू एक्सेस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरप्रिटेशन एबिलिटीज एंड कंफर्टेबिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स, engage in a relaxed and natural conversation while showing your expertise and qualifications। तो बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज में क्या होता है, कन्वर्सेशनल इंटरव्यू होता है, यहाँ पे आपको बहुत 1-to-1 कन्वर्सेशन होते रहता है। तो वहाँ पे वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या स्किल्स हैं, इंटरप्रिटेशन क्या स्किल्स हैं आपकी, क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो काम करने उसके लिए आप कॉम्पिटेबल हो या नहीं।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने स्किल्स को शोकेस करना है, अपने एक्सपर्टीज को बताना है, बट नेचुरली आपको वहां पे रहना है, रिलैक्स्ड कन्वर्सेशन करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पब्लिक इंटरव्यू क्या होता है? पब्लिक इंटरव्यू इन्वॉल्व द स्पीकिंग टू एन ऑडियंस और पैनल इन ए फॉर्मल सेटिंग, प्रिपेयर वेल। तो यहाँ पे जो पब्लिक, बहुत लार्ज ऑडियंस तक कुछ चीजें पहुंचानी है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फॉर्मल टोन होगा वहां पे। तो पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा आपको, एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हो, किस चीज का इंटरव्यू है, ठीक है। पहले से प्रिपेयर रखना होगा, एक फॉर्मल टोन रखना होगा वहां पे, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं पब्लिक इंटरव्यू में। अब आते हैं रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिटन टेक्स्ट। तो सबसे पहले क्लोज रीडिंग होता है। क्लोज रीडिंग इज डिटेल्ड एंड एनालिटिकल अप्रोच टू रीडिंग, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डीपर मीनिंग ऑफ द नॉसेंस ऑफ द टेक्स्ट। हियर आर की पॉइंट्स। सबसे पहले रीड द टेक्स्ट केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू लैंग्वेज, टोन एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड। Analyze the structure, theme, and central idea of the text. Highlight or annotate the important topics, passages, or unfamiliar terms. ठीक है। तो ये सब क्लियर समझते जा रहे हो। हालांकि इसमें ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान से टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, फिर उसे एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसमें जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट या फिर अनफेमिलियर पॉइंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो, फिर उसके उसको रिलेटेड क्वेश्चंस को देखो और फिर मतलब एक रिलेट करो वहां से कनेक्शन। रिफ्लेक्ट ऑन ऑथर्स इंटेंशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्स्ट। ऑथर की क्या इंटेंशन है वो समझने की कोशिश करो। कंसिडर द हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट में इन्फ्लुएंस द टेक्स्ट। और जो भी टेक्स्ट है उसका कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी समझने की कोशिश करो कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। क्लोज रीडिंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर लिटरेरी एनालिसिस, एकेडमिक रीडिंग और व्हेन एनकाउंटरिंग कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टेक्स्ट, ठीक है। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग इज रैपिड रीडिंग टेक्निक यूज्ड टू गेट एन जनरल ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट। मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, रैपिडली थोड़ा सा, और जल्दी जल्दी पढ़ना और ओवरव्यू ले लेना, उसको स्कीमिंग बोलते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, की पॉइंट्स एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें सबसे पहले रीड टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, टॉपिक, सेंटेंसेस, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस पे कंटेंट, किस कंटेंट पे लिखा गया है। फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ ईच सेक्शन ऑफ चैप्टर टू ग्रैस्प द मेन आइडिया। पे अटेंशन टू बोल्डेड और इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट, बुलेट पॉइंट्स और एम्फसाइज्ड कीवर्ड्स, ठीक है। Move your eyes quickly across the page, skipping the less relevant details. Skimming is useful when you need to quickly review multiple text, find specific information, or determine if a text is relevant to your needs or not. समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत टाइम पे हम लोग स्कीमिंग ही करते हैं, जल्दी जल्दी में ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स ये सब चीजें देखना, तो इसको ही स्कीमिंग बोलते हैं। बाकी आप तो देख ही सकते हो यहाँ पे। Scanning is a technique used to locate specific information or detail in a text. It involves quickly moving your eyes over text in a systematic manner. There, तो सबसे पहले जो है ये काम कहाँ पे आता है? ये तो हम लोग जब पैसेज जो है वहां से कुछ खोजना होता है, कुछ वर्ड्स का निकालना होता है मीनिंग या फिर एक्सेट्रा, कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करना होता है, हम लोग डायरेक्टली आंखें अपनी घुमाते हैं पूरे पैसेज में और कहीं वर्ड मिल जाए तो फिर ऐसे करते हैं। तो इसका तरीका कुछ जान लीजिए। सबसे पहला है कि हैव ए स्पेसिफिक सर्च क्वेरी और कीवर्ड इन माइंड। माइंड में रख लें कि जो भी आपको टेक्स्ट डालना है उसको माइंड में फिक्स कर ले। फिर हेडिंग्स पे देखिए, कीवर्ड्स पे देखिए, पैराग्राफ्स पे जल्दी जल्दी देखिए। मूव योर आइज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अक्रॉस द पेज लुकिंग फॉर द टारगेट इन्फॉर्मेशन। यूज विजुअल क्लूज सच एज बुलेट पॉइंट्स, नंबर्ड लिस्ट्स and highlighted text to locate the relevant details. Scanning is useful when you want to find a specific fact, figure or information in a text without reading it entirely. ठीक है। अब जो है राइटिंग स्किल्स आते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में क्या है? राइटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन कन्वेंशन फॉर्म, ठीक है, एंड कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इसमें आता है समराइजिंग, समराइज करना। समराइजिंग इन्वॉल्व्स condensing the main point, ideas or arguments of a text into a concise and coherent form। मतलब समरी बनाना, मतलब बहुत बड़े टेक्स्ट को मेन आइडियाज को लेकर के, उसके मेन थीम को लेकर के, मेन पॉइंट्स को लेकर के एक शॉर्ट समरी बनाना जिससे कि आसानी से समझा जा सके कम टाइम में। फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड की आइडियाज। तो समरी बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही फोकस करना है, की आइडियाज को फोकस करना है, अपने वर्ड्स को यूज करना है जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। मेंटेन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। ओमिट इररिलेवेंट डिटेल्स एंड एग्जांपल्स, क्योंकि कोई बहुत लंबा टेक्स्ट होता है क्योंकि उसमें कई सारे एग्जांपल्स भी दी गई होती हैं, बट हम जब समरी उसका करेंगे एग्जांपल थोड़ी ना देंगे हम उसमें उसके मेन आइडियाज और कॉन्टेक्स्ट को समझाएंगे किस चीज पे बात की जा रही है। तो उसके लिए आपको जो एग्जांपल्स रिलेवेंट हैं उनको हटाना है। बी ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड एडिंग पर्सनल ओपिनियंस। आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, अपना सब्जेक्टिव नहीं बनना है, अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं। वहां पे जो चीजें कही गई हैं उसका समरी डालना है ऑब्जेक्टिवली, अपने ओपिनियंस और बायसनेस नहीं दिखाना है वहां पे, ठीक है।
नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीफ्रेजिंग a text or a passage into your own words while retaining the original meaning। ठीक है, जब भी पैराफ्रेज करोगे आप तो रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट केयरफुली टू ग्रैस्प द ऑथर इंटेंडेड मैसेज, यूज सिनोनिम्स, चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रीफ्रेज द कंटेंट विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग, साइड द ओरिजिनल सोर्स इफ नेसेसरी टू अवॉइड प्लेजरिज्म। ठीक है, नोट मेकिंग अगेन वही चीजें हैं, आपको सेम आइडेंटिफाई की आइडियाज, मेन पॉइंट, सपोर्टिंग डिटेल्स, यूज एब्रिविएशन, सिंबल्स, बुलेट पॉइंट्स, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नंबरिंग टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइट और अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रेफरेंस। ऐसे तीन टाइप के होते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या होता है, एम्स टू एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन और रीडर अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, it presents fact, evidence, or logical analysis of the topic. The essay typically follows a clear and organized structure with an introduction, body, paragraphs that present the following supporting evidence and arguments, and a conclusion that summarizes the main points. Descriptive essay में क्या होता है, use vivid language and sensory details to create a vivid picture or impression of a person, place, object, or event. The essay appeals to reader's sense and aims to evoke sensory experiences. It often follows a chronological or spatial organization to provide a clear description. Narrative essay is a story, tells a story about recounts and personal experiences. It often introduces the it is often include elements such as characters, plot, dialogue, and narrative. You see, the essay can be written in first person or third person point of view. It aims to engage the readers emotionally while conveying the specific message. तो narrative ऐसे समझ में आ गया आपको, किसी narrative के लिए लिखा जाता है, कोई कहानी बनाई जाती है, पर्सनल हो सकता है वो कुछ, ठीक है, और जिससे कि लोग वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जिससे कि लोग उससे रिलेट कर पाए और समझ पाए, अपने आप को इंगेज कर पाए, ठीक है, इमोशनली। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में बहुत डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिटेल्स का यूज करके हम लोग एक इवोक करते हैं मैसेज, जिससे कि सामने वाला जो बंदा पढ़े उससे तो उससे भी सेंस जो उसका भी डेवलप हो, इवोक करे कुछ ऐसा इवोकिंग चीजें, ठीक है। एक्सपोजिटरी रेशियो होता है कोई भी जनरल ऐसे जिससे फैक्ट्स वो प्रेजेंट करना, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किसी भी टॉपिक पे, तो वो हो गया एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है। अब आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, सबको पता है। तो फॉर्मल लेटर जो होता है वो सबको पता है कि जो एप्लीकेशन हो, बिजनेस इंक्वायरी हो, इस टाइप की चीजों के लिए काम आता है। इनफॉर्मल लेटर दोस्तों या फिर मॉम डैड या फिर फैमिली कहीं पे भी, तो ये इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। रिपोर्ट में आ गया तो रिपोर्ट्स के अंदर रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है दैट प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग्स और पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। तो पहला होगा आपको इंसिडेंस रिपोर्ट, जिसमें आपको इंसिडेंट वगैरह हो गया हो तो उसके लिए होता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मतलब न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको न्यूज़पेपर रिपोर्ट बोलते हैं। डिटेल में है तो ये पढ़ लेना, उतना मैं पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, वीडियो को शॉर्ट रखना है, एक ही शॉर्ट में क्लियर करना है इसे। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनालिसिस रिव्यू करना हो, तो स्ट्रेटजी बनानी हो तो उसका रिपोर्ट तैयार करना होता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट्स बोलते हैं। अब आते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Textual analysis involves the examining and interpreting a written text such as literary book, poem, or scholarly article. It focuses on understanding the meanings, themes, symbols, and literary devices used in the text. Textual analysis requires close reading, critical thinking, and the ability to analyze and interpret the author's intention, style, and message. तो अगर कोई टेक्स्ट है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब उसका पूरा पूरा एग्जामिन करना है, इंटरप्रेट करना है अच्छे तरीके से, उसमें क्या लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, क्या टोन यूज किया गया है, क्या ऑथर बताना चाह रहा है, तो इन सब का एनालिसिस होता है, क्या स्टाइल है, क्या मैसेज है, ये सब चीजें, ठीक है। अब आता है इंट्रा एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो क्या होता है, इंट्रापर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, व्हाइल इंटरपर्सनल इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर। इंट्रा मतलब खुद से बातें करना, खुद के थॉट्स एक्सप्रेस करना, ये इंट्रा होता है। और इंटर मतलब दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बोलते हैं। अब मोनोलॉग एग्जांपल हो गया आपका इंट्रा का, मतलब खुद से मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ थॉट यहाँ पे, तो मैं मोनोलॉग हो गया। अब डायलॉग हो गया, मतलब अगर आप भी मेरे साथ वीडियो कॉल पे जुड़े होते और आप भी कुछ बोल रहे होते, मैं भी कुछ बोल रहा होता, तो फिर वो डायलॉग हो जाता। लेकिन अभी तो हमारा मोनोलॉग ही है ना, सिर्फ मैं यहाँ पे बोल जा रहा हूँ और आपको वहां सुनाई दे रहा होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो यहाँ पे इन दोनों को भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। मोनोलॉग इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन वेयर एन इंडिविजुअल स्पीक्स और राइट्स uninterrupted, sharing the thoughts, opinions or emotions. It is a one-sided communication where the focus is on expressing the own ideas.
और डायलॉग क्या होता है? इट इन्वॉल्व द कन्वर्सेशन और एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल. इट रिक्वायर्स इफेक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. डायलॉग अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, perspective and information between the individuals, fostering mutual understanding and collaborative problem solving. Developing skills require practice, feedback and continuous improvement. Pay attention to clarity, coherence, grammar and proper formatting in your writing. अब फॉर्मेट की बात करें तो अगर एक्सपोजिटरी ऐसे है उसका फॉर्मेट में सबसे पहले इंट्रो होगा, फिर बॉडी पैराग्राफ होगा, फिर कंक्लूजन होगा. डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी इंट्रो होगा, बॉडी पैराग्राफ होगा, कंक्लूजन होगा. लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट्स को भी पढ़ते जाना है आपको कि इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट द टॉपिक एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है. बॉडी पैराग्राफ में प्रेजेंट द सपोर्टिंग एविडेंसेस एग्जांपल, ये सब हो गया. फिर कंक्लूजन में समराइज द मेन पॉइंट्स. यहाँ पे है आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन में टॉपिक और एक थेसिस प्रोवाइड करना होता है जिससे कि डिस्क्राइब करे वो. बॉडी पैराग्राफ में आपको सेंसरी डिटेल्स, विविड लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज ये सब डिस्क्राइब करना होता है. कंक्लूजन में तो मेन पॉइंट होता है. नैरेटिव ऐसे में जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें सेट द सीन, प्रोवाइड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड मेन कॉन्फ्लिक्ट और इवेंट. फिर बॉडी पैराग्राफ में आपको नरेट द इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंक्लूड डायलॉग, डिस्क्रिप्शन. और कंक्लूजन में तो रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ नैरेटिव, ड्रॉ कंक्लूजन एंड प्रोवाइड रिजोल्यूशन और मोरल लेसन. तो ये तीनों का अलग अलग, ऐसा मत सोचना कि तीनों में इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन सेम होगा, तो बिल्कुल सेम नहीं है. इसलिए तो इसके बगल में सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और समझा भी दिया मैंने आपको, तो बाकी आप पढ़ लेना. लेटर में फॉर्मल लेटर है तो उसका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर क्लोजिंग, फिर इनक्लोजर्स, ये सब डालना होगा. इनफॉर्मल लेटर है तो आपको इनफॉर्मल लेटर रहेगा तो वहां पे सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है. सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग. रिपोर्ट है तो इंसिडेंस रिपोर्ट है तो वहां पे टाइटल, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन का यूज करना है आपको. न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो हेडलाइन होगा, फिर बाईलाइन होगा, फिर लीड होगा, फिर बॉडी होगा, फिर कंक्लूजन होगा. ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट है वहां पे टाइटल पहले होगा, इसमें क्लियरली टाइटल होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा मतलब ओवरव्यू होगा, फिर मेथोडोलॉजी क्या यूज किया वो, फाइंडिंग्स क्या है वो, रिकमेंडेशंस क्या है, फिर फाइनल कंक्लूजन. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है उसमें आपको इंट्रो देना होगा सबसे पहले ब्रीफ में कि क्या है टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर सपोर्टिंग एविडेंस, फिर कंक्लूजन. तो बस ये सब चीजें हो गया, मतलब वन शॉट में आपका कहानी हो गया. यहाँ पे सिक जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का वो क्लियर हो गया. बहुत आसान सा टॉपिक है एंड नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस बट आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये चीजें हेल्पफुल है. इसलिए आपको क्या करना है कि इसे एज ए स्किल के तौर पे सीखना है, समझना है, बहुत काम आएगा. इसमें जो भी आप मैंने बताया उससे काफी आप समझ गए होंगे चीजें. खुद से जरूर पढ़ना, इस नोट्स को फ्री में मिल रहा है तो वैल्यू करो. बहुत मेहनत लगता है वीडियो और नोट्स बनाने में तो और मेहनत लगता है, ठीक है. इस तरह से बुलेट पॉइंट बना के हाईलाइट करना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना. तो आपको इसकी वैल्यू समझनी है. फ्री में मिल रहा है तो ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो आपको अच्छे से इसको डाउनलोड करके और पढ़ना है एक बार खुद से. वीडियो में तो ओवरऑल मैंने ब्रीफली सब ट्राई किया कि बता दूं, ज्यादा लेंथी रखना नहीं चाहता था मैं इसको, ठीक है. टाइम आपका ज्यादा नहीं वेस्ट करना है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हो. यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है एंड कमेंट कर देना. अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो. नोट इश्यूज उसमें मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि कर दूं. और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे.